नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम परिशिष्ट है अर्थात व्याकरण में जो है अपना प्रश्न पत्र करने वाले हैं। हमने पूरे पाठों का अध्ययन कर लिया था उससे पहले और शब्द रूप धातु रूपों का ज्ञान अच्छे से कर लिया था और सभी पाठों पर आधारित जो हमारा प्रश्न पत्र प्रथम था उसके भी हमने बहुत अच्छे से प्रश्नोत्तर कर लिए थे, क्योंकि वो सभी हमारे पूरे पाठ के आधार पर हैं, शब्द रूपों के आधार पर हैं, धातु रूपों के आधार पर है। तो हमें लकारों का भी अध्ययन हो गया था। सभी तरह से अध्ययन करने के उपरांत हमारे प्रश्न पत्र करने में जो प्रश्न पत्र के प्रश्न हैं उन्हें करने में हमें सरलता हुई थी। तो इसी प्रकार हम आज अपना प्रश्न पत्र दूसरा करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उचिते विकल्पे चिन्हम योजयत, अर्थात उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाई है। और ये प्रश्न हमारे सभी पाठों के आधार पर है। का है सरोवरे कह स्नानम करोति स्म, अर्थात सरोवर पर कौन स्नान कर रहा था। तो ये हमारे सरोवर वाले पाठ में से जिसमें कि जो है एक कौवा और उसका जोड़ा रहता था, जो एक नीचे एक सांप था, जो सांप जो है वो उन बच्चों को खा जाता है। तो अंत में जो कौवा है वो राजा के जो आभूषण होते हैं, जो गले का हार होता है, वो सांप के बिल में डाल देता है। तो उसी में से है। तो इसमें विकल्प देखते हैं। पहला काके है, दूसरा विकल्प है हमारा सैनिक है और तीसरा विकल्प है हमारा नैप है। तो कौन स्नान कर रहा था वहां पर, किसके आभूषण और वस्त्र वहां रखे थे जो सैनिक रक्षा कर रहे थे, तो वो था राजा। तो ये हमारा सही विकल्प है, नैप है। ख वनम कुत्र आसीत, अर्थात वन जो है वो कहाँ था, कहाँ पर था। तो ये मंदार पर्वते दूसरा है नगरे और तीसरा है हमारा विकल्प ग्रामे। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि वन जो है वो हमारा मंदार पर्वत पर था। तो यहाँ सही विकल्प आएगा मंदार पर्वते। गा शस्त्राणि कम न छिदन्ति, अर्थात शस्त्रों के द्वारा क्या नहीं छेदा जा सकता, क्या नहीं काटा जा सकता। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या नहीं काटा जा सकता, आत्मा को। तो पहला विकल्प है नरम, दूसरा है पावकम और तीसरा विकल्प है हमारा आत्मानम। तो यहाँ हमारा सही विकल्प क्या आएगा, आत्मानम, कि आत्मा को शस्त्रों के द्वारा नहीं काटा जा सकता। घ भारत है कदा स्वतंत्र है अवत, अर्थात भारत कब स्वतंत्र हुआ। ये सभी जानते हैं 15 अगस्त 1945 तमे वर्षे दूसरा विकल्प 15 अगस्त 1947 तमे वर्षे
और तीसरा विकल्प है हमारा 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे। तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत हमारा कब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 तमे वर्षे। तो इस तरह से ये हमारे उचित विकल्प जो हैं वो पाठ के आधार पर जो थे वो हमने कर लिए। अब हम अपना दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न 2, रेखांकितानां पदानां आधत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। हितम मनोहारीम चा दुर्लभ है वचय है। और यहाँ वचय के नीचे रेखा दी हुई है, तो इनको आधार बनाकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। हितम मतलब कल्याणकारी और मन को अच्छे लगने वाले जो वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ आएगा मन को अच्छे लगने वाले और कल्याणकारी जो होते हैं दुर्लभ, वो क्या हैं? तो हितम मनोहारी च दुर्लभ है कह। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं। ख विद्या सर्वस्य भूषणम। विद्या सभी का भूषण होती है, तो प्रश्न बनेगा विद्या कस्य भूषणम। ग आचार्य है कुलम आख्याति। और यहाँ कुलम के नीचे हमारा रेखा दी हुई है। आचरण से ही परिवार का पता चलता है, तो आचरण से क्या पता चलता है? तो आचार्य है किम आख्याति। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हम अपने प्रश्नों का निर्माण करते हैं। नास्ति शोक समो रिपुः। अर्थात शोक के समान कोई भी शत्रु नहीं है। और यहाँ रिपु के नीचे रेखा दी हुई है, उसको आधार बना के हमें प्रश्न बनाना है। नास्ति शोक समो कह। अणा उपायेन ही यच्छक्यं न तच्छक्यं उपायेन ही यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमहि। और यहाँ पर हमें पराक्रम ही के नीचे रेखा दी हुई है। उपाय से ही सभी सिद्ध होता है, पराक्रम से, बल से नहीं। तो उपाय से सभी सिद्ध होता है, किससे नहीं होता? तो ये हमें प्रश्न बनाना है। उपायेन ही
यच्छक्यं न तच्छक्यं कहि। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें प्रश्न बनाने के लिए पहले हिंदी में उसका हम अर्थ करते हैं और उसको आधार बना के हम प्रश्न बनाते हैं। ये हमारा प्रश्नवाचक जो हमें निर्माण करना था वो हमारा समाप्त हुआ। प्रश्न 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरम ददत्, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अन्ते काकः किम अकरोत्, अर्थात अंक में कौवे ने क्या किया। तो क्या किया था ये भी उसी पाठ में से है कि अंत में कौवे ने राजा के स्वर्णहार को लेकर और सांप के बिल में फेंक दिया था। तो हमें पूरा उत्तर लिखना है वही। अन्ते काकः झटति नृपस्य झटति नृपस्य स्वर्णहारम आदाय सर्पस्य कोटरे अक्षिपत्। अर्थात अंत में कौवे ने झट से राजा के स्वर्णहार को लेकर सर्प के जो बिल है उसमें फेंक दिया था। ख, व्याधः किम अकरोत्, व्याधः किम अकरोत्, व्याधः अर्थात शिकारी, शिकारी ने क्या किया। तो ये एकता के पाठ में से कि एकता के समान कोई, एकता से बड़ी कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, एकता सर्वोपरि है। तो शिकारी ने क्या किया था, वहाँ सभी कबूतरों को जो है फंसाने के लिए जाल बिठा दिया था और जाल फैलाकर उस पर चावल के कण डाल दिए थे और छिपकर बैठ गया था। वही हमारे पूरे उत्तर में आएगा, क्योंकि पूर्ण वाक्य जो उत्तर होते हैं वो हमें विस्तार से देने होते हैं। व्याधः वृक्षस्य अधः एकं जालं प्रसारयत् तत्र तण्डुलान् विकीर्य सह, वहाँ चावलों के कण को बिखेर कर वह एकस्मिन् स्थाने एक स्थान पर जो है वो निलीनः अतिष्ठत् छिपकर बैठ गया था। तो ये हमारा पूर्ण उत्तर आ गया कि व्याधः वृक्षस्य अधः एकं जालं प्रसारयत् तत्र तण्डुलान् विकीर्य सः एकस्मिन् स्थाने निलीनः अतिष्ठत्। ग, नृपः कीदृशः आसीत्, राजा कैसा था। ये मूर्ख मित्र में से है कि राजा कैसा था। राजा बहुत सदाचारी पशु प्रेमी था, तो वही पूरा आएगा। नृपः अत्यंत
सदाचारी, दयालु, न्यायप्रिय है, परोपकारी, और पशु प्रेमी च आसीत्। राजा अत्यंत सदाचारी था, दयालु था, न्यायप्रिय था, परोपकारी था और पशुओं का प्रेमी था। जिसका कि एक मित्र था, कौन? बंदर। मूर्ख मित्रम वाली कहानी में से है। घ चंद्रशेखरस्य सहयोगिनः के आसन। ये चंद्रशेखर वाले पार्ट में से है कि चंद्रशेखर के जो सहयोगी थे वो कौन कौन थे, जो उनका क्रांतिकारी के आंदोलन में साथ दिया करते थे। तो ये हम उसी में से लिखेंगे। चंद्रशेखरस्य सहयोगिनः सभी के यहाँ नाम आ जाएंगे। कौन कौन थे? भगत सिंह है, राजगुरु हो, बटुकेश्वर दत्त है, बटुकेश्वर दत्त है, राम प्रसाद बिस्मिल है, च आसन, क्योंकि सभी थे, बहुवचन आ रहा है तो वही आएगा कि चंद्रशेखर से सहयोगिन है, भगत सिंह है, राजगुरु है, बटुकेश्वर दत्त है, राम प्रसाद बिस्मिल है, च आसन। तो ये हमारे पाठों के आधार पर जो हमारे पूर्ण वाक्य के प्रश्न थे ये हमने समाप्त किए अपने। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि पुनः लिखत, अर्थात घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को पुनः लिखिए। और ये है हमारा एकता वाले पार्ट में से, कबूतर में, जिसमें शिकारी था और इसने जाल में कबूतरों को फंसाना चाहा था, लेकिन कबूतर जो हैं जाल को लेकर उड़ गए थे। तो उसके आधार पर ही हमें ये करना है कौन सी घटना हमें पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो तंडुलान विकीर्य सह एकस्मिन् स्थाने निलीन अतिष्ठत्, चावलों को बिखेर कर वह एक स्थान पर चिपकर बैठ गया। दूसरा है कपोत राजय स परिवारम तत्र निवसति स्म, कपोतरात कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था। ते जालम छित्त्वा तान् स्वतन्त्रां कर्तुं तं प्रार्थयन्, उन्होंने जाल को ले जाकर वहाँ उन्हें स्वतंत्र करने की प्रार्थना की। सर्वे कपोताः जालम आदाय उत्पतिता, सभी कबूतर जाल लेकर उड़ गए। भो कपोता, अरे कबूतरों, अत्र विपत्ति सन्निकटस्ते, यहाँ विपत्ति सन्निकट अर्थात पास में ही दिखाई दे रही है। हिरण्यकः शीघ्रमेव जालम अकर्तयत्, और हिरण्यकः ने शीघ्र ही जाल को काट दिया। तो ये घटना कौन सी पहले हुई वो हमें पहले नंबर पे लिखनी है, उसके बाद हमें उसी के अनुसार लिखनी है कौन सी घटना किसके बाद हुई। तो सबसे पहले कपोत राजे सपरिवारम, जो कबूतरों का राजा था वो परिवार के साथ वहाँ रहता था। उसके बाद जो शिकारी था उसने जो है जाल को फैलाकर जो है वहाँ पर वो छुपकर बैठ गया था उनको पकड़ने के लिए। तो दूसरे नंबर पे ये आएगा। तीसरे नंबर पे जो है जो चित्रगीव है कबूतरों का राजा है, उन्होंने कबूतरों को रोका था कि यहाँ विपत्ति सन्निकट दिखाई दे रही है,
ये तीसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद में जो है सभी कबूतर जब जाल में फंस जाते हैं तो चित्रकीप उनसे कहता है कि हमें इस जाल को लेकर उड़ चलो सभी, नहीं तो हमारी जो है रक्षा संभव नहीं है। तो वो वही करते हैं। तो ये हमारा 4th नंबर पर आएगा। और उसके बाद वो जाल को ले जाकर कहाँ ले जाते हैं? हिरण्यकश्यप के पास, और वहाँ पर वो उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये 5वें नंबर पर है। और हिरण्यकश्यप जो वो शीघ्र ही जाल को काट देता है, ये हमारा 6ठे नंबर पर आएगा। तो इस तरह से हम घटना क्रम जो पहले हुआ है उस वो पहले नंबर पर लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे। तो इसके लिए हमें पूरी कहानी याद होनी चाहिए और सभी वाक्यों का अर्थ अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम आगे का प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, उचितम मेलनम कुरुत। अर्थात उचित मेल करिए। शिक्षितान ख है हमारा आलस्यम, ग पंडित है, घ कुमार्ग है, और अणा है हमारा चिंतित है। अब हम दूसरी तरफ के विकल्प लिखते हैं, किनसे हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले निश्चिंत है, दूसरा सन्मार्ग है, तीसरा है पुरुषार्थ है, मूर्ख है, अशिक्षितान। तो इधर शिक्षितान, आलस्यम, पंडित है, कुमार्ग है, चिंतित है, और इधर निश्चिंत है, सन्मार्ग है, पुरुषार्थ है, मूर्ख है, अशिक्षितान। तो पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये जो हैं सभी जो हैं विलोम शब्द हैं। उचित मिलान में या तो विलोम होते हैं या समानार्थी शब्द होते हैं या फिर शब्दार्थ होते हैं या कर्ता और क्रिया का मिलान होता है। इस तरह से हमें मिलान करना होता है। तो हमें पढ़ के पता हो जाता है कि यहाँ हमें किसके अनुसार मिलान करना है। तो यहाँ हमें विलोम शब्द हैं उनके अनुसार मिलान करना है। जैसे शिक्षितान तो अशिक्षितान, आलस्यम तो पुरुषार्थ है, पंडित है मूर्ख है, कुमार्ग है सन्मार्ग है, चिंतित है निश्चिंत है। तो इस प्रकार से हम अपने मिलान कर लेंगे, क्योंकि वहां हम पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कैसे हमें मिलान करना है। प्रश्न 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ वाक्य दिए हुए हैं जिनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। भारत हमारा देश है। अनुवाद करेंगे यहाँ हम, भारत है अस्माकं देश है अस्ति। ख भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ पर हम अनुवाद करते हैं। भारत है 15 अगस्त 1947 तमे वर्षे स्वतंत्र है अववत
हुआ तो लंग लकार है। अव्वल। ग भारत महान क्रांतिकारियों का देश है। भारत है महान क्रांतिकारियों का, तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी और बहुवचन आएगा षष्ठी विभक्ति का। क्रांतिकारिणानाम देश है, अस्ति है। तो इस तरह से हम अनुवाद करेंगे अपने। घ लोग आदर और गर्व से क्रांतिकारियों को याद करते हैं। लोग जनाह आ जाएगा, बहुवचन आएगा, तो जनाह आदर और गर्व से, तो आदरेण तृतीय व्यक्ति लगेगी। गर्व से या गौरव से, तो यहाँ पर हम गौरवेण भी लिख सकते हैं। च जनाः आदरेण गौरवेण च क्रांतिकारान् और याद करते हैं, इसमें धातु आएगा, बहुवचन है तो स्मरन्ति, याद करते हैं। तो जनाः आदरेण गौरवेण च क्रांतिकारान् स्मरन्ति। इस तरह से हम संस्कृत के अपने अनुवाद कर लेंगे, क्योंकि अब हमें शब्द रूपों का और धातु रूपों का ज्ञान हो गया है अच्छे से, तो उसके आधार पे हम अपने अनुवाद कर सकते हैं। अब आगे का प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न 7, क्रियापदानाम उपसर्गम धातुम प्रत्यय प्रत्ययम च लिखत। अर्थात यहाँ क्रियापद दिए हुए हैं जिसमें से हमें उपसर्ग बताना है, धातु बतानी है और उसमें प्रत्यय बताना है कि यहाँ पर उसमें क्या उपसर्ग है और क्या प्रत्यय लगे हुए हैं। तो यहाँ हम पहले क्रियापद लिख लेते हैं अपने। क्रियापद, सबसे पहले हम उपसर्ग लिखेंगे। क्रियापदम उपसर्गम धातुम और यहाँ प्रत्यय। तो क्रियापद लिख लेते हैं पहले। विचार्य, विकीर्य, आपाय, अनीय, आनीय और प्राप्य। तो हमने वहाँ पे प्रत्यय का अध्ययन किया था पहले, कुछ प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं, कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लेप प्रत्यय। तो यहाँ पर या आ रहा है तो हमें ध्यान होना चाहिए कि यह हमेशा लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय वहीं पे लगता है जहाँ आगे उपसर्ग होता है, और उपसर्ग और जहाँ पे कर हमें जिसका अर्थ आना होता है वहाँ हम लेप प्रत्यय लगाते हैं, और जहाँ उपसर्ग नहीं होता वहाँ हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें उपसर्ग लगेंगे, लिखेंगे वे उपसर्ग है यहाँ, चर धातु और लेप प्रत्यय। यहाँ पे भी वे उपसर्ग है विकीर्य में, क्र धातु, लेप प्रत्यय, आपाय में आ उपसर्ग है और पा धातु है और लेप प्रत्यय है। आनीय में नी धातु है
सबसे पहले उपसर्ग लिखना है, तो आ उपसर्ग है, नी धातु है और लेप प्रत्यय है। प्राप्त में प्र उपसर्ग है, आप धातु है और लेप प्रत्यय है। तो इस तरह से हम अपने उपसर्ग, प्रत्यय और धातु अलग कर सकते हैं। विभक्ति और हमें विभक्ति लिखनी है वचनम च लिखत, अर्थात यहाँ पे हमें विभक्ति आ रही है तो हमें शब्द रूप दिए होंगे और शब्द रूप की हमें विभक्ति और वचन बताना है। तो पहले हम पद लिख लेते हैं। यहाँ पर पद कौन से हमारे, उसके बाद हम विभक्ति लिखेंगे उसकी और वचन लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पद दे रखे हैं नेपथ्य, शिक्षायै, सभाम, पुत्राणाम और अशिक्षितान। तो हमने शब्द रूपों का अध्ययन किया था, वह हमें ये भी था कि वहां पर हमारे पुल्लिंग में किस तरह से रूप चलते हैं और स्त्रीलिंग में। तो नेपथ्य विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। शिक्षायै स्त्रीलिंग है, शिक्षा का रूप चलता है रमा की तरह, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सभाम ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी रमाम रूप चलते हैं उसी तरह, तो यहाँ पर ये भी होगा द्वितीय व्यक्ति एक वचन। पुत्राणाम ये रामाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अशिक्षितान तो ये भी रामम, रामौ, रामान, तो ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। तो इस तरह से हम, जब हमें शब्द रूपों का ज्ञान है तो हम ये प्रश्न आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो शब्द रूपों का, धातु रूपों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए हमें, जिसके आधार पर हम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर सरलता से दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने अपना प्रश्न पत्र सेकंड जो था वो समाप्त किया। सभी प्रश्न हमने जो है पाठ के आधार पर किए हैं, सभी पाठों के आधार पर जो प्रश्न दे रखे थे उनका उत्तर हमने उसी के अनुसार किया है, और हमने व्याकरण के अनुसार भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, क्योंकि हमें शब्द रूपों का और धातु रूपों का, लकारों का अच्छे से ज्ञान हो गया है। तो उसके आधार पर हम सभी प्रश्नों का उत्तर सरलता से दे सकते हैं।